हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यहाँ लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ओके, तो जो आज का टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो सकता है, या फिर इसके बाद एक लेक्चर और ले लेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक का स्थायित्व। तो देखो, जो हमने जो पिछले 3 लेक्चर लिए हैं इसमें कौन कौन सा था। पहला मास डिफेक्ट था, और उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, और उसके बाद जो अपना लास्ट वाला था जो रिसेंटली अभी हुआ था वो कौन सा था, बाइंडिंग एनर्जी वाला था। ठीक है, तो इन तीनों के आधार पर हमने क्या किया था, वक्र बनाया था जिनमें क्या हुआ था। एक साइड हम लोग ने ए ले लिया था परमाणु द्रव्यमान, और दूसरे साइड में करस्पॉन्डिंग उसका हम लोग मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी, इन तीनों का हमने वक्र बनाया था। ठीक है, तो वो मैं बता चुका हूँ पिछले जो 3 लेक्चर है उसमें। यदि आप लोगों ने उसने नहीं देखा होगा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई को देखेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, तो हेडिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो न्यूक्लियस है उसका स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मतलब देखो, एकदम इजी सही है, टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ 6-7 पॉइंट में ये कंप्लीट हो जाएगा। 10-15 मिनट का ही लेक्चर रहेगा ये। ठीक है, तो जो हमने मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन और जो बाइंडिंग एनर्जी किया था उसी के आधार पर जो नाभिक है उसका स्थायित्व यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बोल सकते हो कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या सम हो, मतलब इवन हो, उनके लिए जो स्थायित्व होता है, उनके जो नाभिक जब बनता है तो जो उसका स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा होती है बजाय जो जो ऑड वाले रहते हैं उनके। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि जेड बराबर सम किसका होता है, जेड परमाणु क्रमांक। तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का जेड कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और बात करें जैसे कि अपना मैग्नीशियम का, तो इसका कितना होता है, 12 होता है। और जैसे नियॉन हो गया, इसका कितना होता है, Z=10 होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जेड जो है इवन है, सम है। ठीक है, तो इनका जो नाभिक बनेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है बजाय किसके, तो जैसे नाइट्रोजन हो गया तो इसका कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन हो गया तो इसका कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद सोडियम की बात करें तो इसका कितना होता है, 11 होता है। तो ये सब क्या है, ऑड है ना, 7, 9, 11, उसके बाद 13, 15, ये सब जो है ऑड है। तो इनका जो न्यूक्लियस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन इसके में बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये आप लोग पहला पॉइंट में लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक बात ये भी बोल सकते हो कि ये जो परमाणु हैं, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक या फिर जो न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या सम होती है, इनकी जो आइसोटोप की संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, इनमें आइसोटोप ज़्यादा पाए जाते हैं। आइसोटोप ज़्यादा पाए जाते हैं तो क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिया है, सम परमाणु क्रमांक अर्थात जेड अगर सम हो वाले इस तत्वों के स्थायी आइसोटोप की संख्या विषम परमाणु क्रमांक, मतलब जेड यदि इवन हो, उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए उनका जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पहला पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले एक काम करता हूँ, मैं पूरे 6-7 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में फिर यहाँ पे लिखा देंगे। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर हो। ठीक है, मतलब N/Z जो रेशियो है, N/Z रेशियो मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इन दोनों का अनुपात 1 हो, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो सर्वाधिक होती है। और जो भारी तत्व है उनमें क्या होगा, भारी तत्वों में क्या होता है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कम होती है बजाय न्यूट्रॉनों की संख्या के। मतलब जो भारी तत्व होते हैं ना, वो उनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते होंगे वो आपको पता है, उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए तो उनका जो परमाणु भार रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, इन कंपैरिजन में जो परमाणु क्रमांक होता है, स्टार्टिंग के तत्वों में क्या होता है, जितना परमाणु क्रमांक रहता है उसका ही जस्ट डबल क्या हो जाता है, परमाणु भार हो जाता है, 1 आग 2 का ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो उसका परमाणु भार कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। जैसे कि और किसका बात करें, तो जैसे हाइड्रोजन की ही बात कर लो, तो हाइड्रोजन में 1 उसका परमाणु, हाइड्रोजन को छोड़ो, जैसे कि उसका बात कर लो,
नाइट्रोजन की बात कर लो, नाइट्रोजन में जेड कितना होता है 7 होता है, उसका परमाणु भार 14 होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 20 का बात कर लो तो 20 का परमाणु भार कितना होता है, मतलब जो 20 में जो एलिमेंट आते हैं उसका परमाणु भार 40 होता है। मतलब जो हल्के तत्व होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो जो उनका स्थायित्व है वो सर्वाधिक होता है। और जो भारी तत्व होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या कम होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के कंपेयर में ज़्यादा होती है, उनमें जो स्थायित्व होता है वो कम होता है। जो हल्के तत्व होते हैं उनमें n/z जो जेड रेशियो है वो 1 होता है, और जो भारी तत्व होते हैं उनमें जो n/z रेशियो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका जो स्थायित्व है वो कम होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक ग्राफ के द्वारा भी समझा सकता हूँ। कैसे? तो इसको ग्राफ यदि आ गया बनाने में तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो जैसे क्या कर दिया, मैं एक साइड में मैं ले लिया प्रोटॉनों की संख्या और एक एक्सिस में ले लिया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यदि उनमें हम लोग यदि ग्राफ देखते हैं कैसे कैसे बढ़ता है जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई है, तो वो यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो यहाँ इधर मैं क्या करता हूँ, प्रोटॉनों की संख्या बना देता हूँ, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और इधर मैं कर देता हूँ न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इधर जैसे मैं कुछ पैमाना ले लेता हूँ, यहाँ पे 0, जैसे यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, यह हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, ये सब परमाणु क्रमांक है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। तो ये 70, ये 80, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 100, और आगे इधर और कर लेते हैं 110 तक, ठीक है। इधर अपना कौन सा आ जाएगा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। 92 के बाद जो आता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आ जाता है, ठीक है। और इधर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन की संख्या ले लेते हैं। तो जैसे इसमें ले लेते हैं ऐसी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये और बहुत ज़्यादा जाएगा ना, क्योंकि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये 110, 120, ठीक है। तो इनमें जो रेशियो आता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई है उसका, तो कैसे कुछ ग्राफ प्राप्त होता है, तो कुछ यहाँ तक तो 50 तक क्या रहेगा, दोनों की संख्या समान रहती है, ठीक है। 50 तो परमाणु क्रमांक तक लगभग ऐसे मान सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग समान होती है। तो उनका जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आएगा, सीधा सीधा एक कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आना तो ऐसे चाहिए था, मतलब सीधा सीधा ही आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जो भारी जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है प्रोटॉनों की संख्या से। तो कैसे हो जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इस टिप से, अब इधर क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई इधर, ठीक है। ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर चले जाता है। और आना तो ऐसे चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हल्के एलिमेंट के लिए सीधा सीधा आता है, लेकिन जो भारी एलिमेंट है उनके लिए क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो इधर ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा बना सकते हो। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट ये था कि जिनमें स्थायी आइसोटोप की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब जेड जो सम है उनके लिए स्थायी आइसोटोप की संख्या ज़्यादा होती है, तो उनका स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, तो उनकी जो स्थायित्व है वो ज़्यादा होगी। और जिनमें बराबर नहीं होती, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब जो भारी धातु है उनके बात कर रहे हैं, तो उनमें जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई है वो कम होती है। तो ये आप लोग ये पॉइंट यहाँ से बोल सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का। तो तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट एकदम इजी है, आप लोग इसको देखो। क्या है तीसरा पॉइंट, तो ऐसे परमाणु जिनका जो परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या A है, ठीक है, वो उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो यदि पूरा चले जाता है, 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब 4 का वो पूरा मतलब गुणक होता है, तो ऐसे परमाणु सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। मतलब कैसे, कोई परमाणु भार ले लो, जैसे कि A बराबर मैं ले लेता हूँ 16, किसका होता है परमाणु भार, 16 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो इसका 16 होता है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ, तो ये इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4 चौक 16, मतलब 4 पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है, कोई शेषफल नहीं बचा, पूरा डिवाइड हो गया। तो पूरा डिवाइड हुआ, मतलब
उसका स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन में जैसे मैं किसी दूसरा का लूँ, जैसे कि नाइट्रोजन के लेते हैं, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, ए 14 होता है। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 4 तिया 12 और 2 बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है रिमाइंडर में। ठीक है, 4 तिया 12 3 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर में बच जा रहा है। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई है वो कम होगा इन कंपेरिजन में इसका, क्योंकि इसमें जो 4 कर डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा चले जा रहे हैं। और किसी दूसरे का बात करें, जैसे कि इसका बात करें कैल्शियम का, कितना होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। तो 40 को मैं ध्यान रखना ना, परमाणु क्रमांक को नहीं, परमाणु भार को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 10, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका जो न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार को 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचे, कोई शेषफल नहीं बचे, तो वैसे जो परमाणु है उनका जो न्यूक्लियस है उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। समझ में आया? ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो मैं इस पॉइंट को पहले ही बता चुका हूँ, जो बाइंडिंग एनर्जी वाला जो मैं बताया था पॉइंट, उसमें तो क्या था उसमें कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर हो तो उनका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं बताया था बाइंडिंग एनर्जी वाले भी पॉइंट में। तो क्या था मैजिक नंबर, क्या कौन कौन से थे, 2, 8, उसके बाद 20, फिर 28, ये सेमी मैजिक नंबर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 50, इसके बाद कौन सा था, 82, उसके बाद 126, आई थिंक ये था, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। ठीक है, तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी होती है उसका जो न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे कि ये किसका मान लो, ये 2 किसका होता है, लिथियम हो गया, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तो मैं पहले बता चुका हूँ, हर एग्जांपल में ऑक्सीजन का आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की जो स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, या तो अणु के फॉर्म में पाया जाएगा या तो फिर किसी के साथ वो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 20 कैल्शियम का, उसके बाद ये 28, फिर ये 50 आई थिंक किसका होता है, एसएन का होता है शायद, देख लेना। उसके बाद ये 82, उसके बाद ये 1 2 6। तो परमाणु क्रमांक में ये परमाणु क्रमांक जिसका होगा ना वो स्टेबिलिटी तो होगा ही होगा। यदि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अगर ऐसी कुछ हो गया तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब जिनमें मैजिक नंबर होंगे उनका जो स्थायित्व है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद 5वां पॉइंट की बात करें तो 5वां, 6वां, 7वां एकदम ईजी है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या बताया हूँ, तो जो पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट और जो बाइंडिंग एनर्जी पढ़े थे सेम उसी में बताया था। क्या बताया था, तो ऐसे परमाणु जिनमें मास डिफेक्ट या फिर द्रव्यमान क्षति का मान ज़्यादा होती है वो जो नाभिक है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैं, जिनमें डेल एम का मान सबसे ज़्यादा होगा उनका जो स्थायित्व है, उनमें जो नाभिक बनेगा उसका स्थायित्व क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये मैं बात पहले बता चुका हूँ मास डिफेक्ट वाले जो लेक्चर लिया था उसमें, कि जिनमें डेल एम का मान सबसे ज़्यादा होता है उनका स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बात करते हैं, मतलब ये 5वां पॉइंट था। ठीक है, ओवरऑल जो हम लोग बता रहे हैं उसमें ये 5वां पॉइंट था। उसके बाद बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का, पैकिंग फ्रैक्शन एफ। तो मैं एफ क्या बताया था, जो डेल एम है उसका जस्ट अपोजिट होता है, ऐसा समझ लो बताया था। मतलब डेल एम का मान ज़्यादा हो रहा है तो स्थायित्व भी ज़्यादा हो रहा है। तो यदि जो एफ है उसका मान मैं कम करूंगा तो स्थायित्व ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो बात सिंपल सी बात है, यदि एफ का मान ज़्यादा ऋणात्मक होगा, मतलब यदि उसका मान ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा ऋणात्मक होने पर जो नाभिक का जो स्थायित्व है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो वैसा ही होता है, जो नाभिक का स्थायित्व है वो ज़्यादा होता है कि इनके लिए एफ यदि ज़्यादा ऋणात्मक है। तो मान लो किसी का एफ ऋण 15 आ रहा है, ठीक है, तो इसका स्थायित्व है वो ज़्यादा होगा। यदि मान लो किसी का एफ 10 आ रहा है, प्लस 10 आ रहा है और इसका ऋण 15 आ रहा है, तो जो ऋण वाला है ना उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया। मान लो किसी का एफ का मान निकाल रहे हैं तो वो ऋण 30 आ रहा है,
तो इनमें किस में स्थायित्व ज़्यादा होगा, तो इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ऋणात्मक का मान ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट कौन सा बच गया, तो बाइंडिंग एनर्जी का। तो मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे परमाणु जिनमें बाइंडिंग एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा होगी तो उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले बताया था मैं पिछला लेक्चर में कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हुआ मतलब स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। तो बस वही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी Be पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे पर न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं। तो पर न्यूक्लियॉन यदि उसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हुआ तो उसका स्थायित्व भी क्या होगा, स्थायित्व ज़्यादा होती है। तो ये बात हम लोग को पहले से ही पता था, बस यहाँ पे एक बार इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। 7 पॉइंट में बता दिया। सबसे पहला एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, जिनमें सम संख्या में प्रोटॉन संख्या है या फिर जिनका परमाणु क्रमांक सम होती है उनके लिए जो स्थायी आइसोटोप की संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन में विषम वाले के। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, जिनमें N/Z रेशियो का मान 1 होती है, मतलब जिनमें ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उनका स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगी। और जिनमें भारी नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या कम होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से, उनका फिर N/Z रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होती है, तो उनका जो स्थायित्व है नाभिक जो बनेगा उसमें का तो वो कम होती है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट बोल सकते हो। प्लस जो ग्राफ बनाया था उसको भी बता सकते हो, ग्राफ कैसे बना था, कुछ इस टाइप से बना था। ठीक है, इसके बाद ऐसे चले गया था, जाना ऐसे था लेकिन ये ऊपर चले गया था। उसके बाद जो चौथा पॉइंट था, चौथा पॉइंट कौन सा था, सॉरी तीसरा पॉइंट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट था, हाँ तीसरा पॉइंट कौन सा था, जिनमें जो परमाणु द्रव्यमान है ए का जो मान है वो 4 से डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा चले जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो उनका जो स्थायित्व है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और मान लो किसी में रिमाइंडर बच रहा है, शेष फल बच रहा है, तो उनका जो स्थायित्व है वो कम होता है। ठीक है, तो ये आप बात बोल सकते हो। चौथा पॉइंट में क्या बोलोगे, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या या तो प्रोटॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर होंगे तो उनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों मैजिक नंबर आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा स्थायित्व होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद बात करें, पांचवा पॉइंट था। ठीक है, पांचवा पॉइंट कौन सा था, ये वाला, पांचवा, छठवां, सातवां। तो पांचवा क्या था, जिनमें मास डिफेक्ट का मान ΔM का मान सबसे ज़्यादा होगा, उसका जो नाभिक बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, उसके बाद छठवां कौन सा पॉइंट था, पैकिंग फ्रैक्शन वाला, जिनमें पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा ऋणात्मक होंगे उनमें जो नाभिक बनेगा उनका जो स्थायित्व है वो सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोले, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा होंगे उनका जो नाभिक बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा। तो ये आप लोग 7 पॉइंट में पूरे नाभिक का जो स्थायित्व है उसको बता दोगे। सभी पॉइंट में क्या बता रहे हैं हम लोग, नाभिक का स्थायित्व किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। ठीक है, तो पूरे कंप्लीट हो गया ये लेक्चर। छोटा सा था लेक्चर, 10-12 मिनट का ही बनाएगा ये लेक्चर। ठीक है, तो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें मैं कुछ नाभिक की जो बल है उसको बता दूंगा, या तो फिर क्या करूँगा यदि मैं लगेगा मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो फिर न्यूमेरिकल बता दूंगा, फिर इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में और जो कुछ पार्ट है जैसे कि रेडियो एक्टिविटी वाला हो गया और जो मॉडल्स वगैरह हैं, कोस मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, ये सब वो सब उसमें देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन ये सब, तो वो सब देखेंगे, वो सब आगे में। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।